जैसा कि आप सबको पता है कि बेटा 1 मार्च को आपका गणित का बोर्ड का पेपर है। हर एक बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा स्कोर करूं और बहुत सारे बच्चों का सपना है 100 में से 100 नंबर लाने का। कि कंप्लीट मैथ फॉर्मूला यानी एक ऐसी वीडियो जिसमें आपके सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं, जितने भी सूत्र हैं पूरी किताब में, वो खल्लास हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बेटा जी हम सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो रिवाइज करने जा रहे हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि बेटा 1 मार्च को आपका गणित का बोर्ड का पेपर है और इस बोर्ड के पेपर में बेटा आप लोगों को अच्छे से अच्छा स्कोर करना। हर एक बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा स्कोर करूं और बहुत सारे बच्चों का सपना है 100 में से 100 नंबर लाने का। तो बहुत टाइम से मेरे पास डिमांड आ रही थी और अब तो बेटा जी ये बोर्ड के पेपर का समय है, तो इस टाइम पर तो बच्चों मुझे ये वीडियो लानी ही थी कि कंप्लीट मैथ्स फॉर्मूला यानी एक ऐसी वीडियो जिसमें आपके सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं, जितने भी सूत्र हैं पूरी किताब में, वो खल्लास हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बेटा जी हम सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो रिवाइज करने जा रहे हैं। साथ के साथ आप लोगों से कहूंगा बेटा जी कि आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी भाई बंधुओं के साथ, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहां जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अब इसके बाद प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। और सबसे पहले बच्चों बात करेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है यानी कि वास्तविक संख्याएं। बेटा जी वास्तविक संख्याओं में देखो हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं कि भाई वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारे पास 2 प्रकार की संख्याएं आती है, एक परिमेय संख्याएं आती है और एक अपरिमेय संख्याएं आती है। परिमेय संख्याओं में क्या होता है प्यारे बच्चों की, जैसे जिन्हें संख्याओं को p बटे q रूप में लिख सकते हैं, 1/2, 0.5, 3/2, -3/4। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो बेटा जी 0, 1, 2, 3 और क्या बोलते हैं -1, -2, -3, यानी कि कहने का मतलब ये है ऋणात्मक संख्याएं 0 और धनात्मक संख्याएं सबको मिलाकर के बनती हैं। इसके बाद आती है बेटा पूर्ण संख्याएं यानी कि 0, 1, 2, 3, है ना। और अगर गिनती गिनने वाली संख्याओं को ले ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये बोल जाती है बच्चों प्राकृतिक संख्याएं। इसके अलावा बेटा अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम p बटे q रूप में बता नहीं सकते, लिख नहीं सकते प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती हैं, जैसे कि √2, √3 और पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याओं में आती हैं? बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, तो इसका जवाब होगा सही, बिल्कुल यस। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो इसका जवाब होगा बेटा नहीं, यानी कि ये कथन असत्य है। अब जैसे 0 को देख लो, 0 जो है बेटा पूर्ण संख्याओं में है लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि गलत बात है ये। हेलो बच्चों, क्लास 10th के बाद क्लास 11th में भी हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करके फॉर्म में पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब दें। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। इसके बाद आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये है कि किसी भी हम जो अभाज्य संख्या है, जो किसी भी हमारे पास जो क्या है बेटा भाज्य संख्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 36 है, तो इस भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई 2 आपके पास धनात्मक पूर्णांक है a और b, अगर आपके पास कोई 2 संख्याएं हैं a और b, तो a और b का जो HCF होता है और a और b का जो LCM होता है, अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो बेटा ये किसके बराबर आता है, a और b की गुणा के बराबर आता है। तो यहां से बच्चों आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में यानी कि 1 मार्च को पक्का मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद देखते हैं अपना दूसरा चैप्टर जो कि क्या है, बहुपद। तो बेटा बहुपद में से कौन कौन से फॉर्मूले हैं? बेटा पहले चैप्टर में यही 2 चीजें थी, ठीक है। बहुपद में बच्चों आ जाए तो व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का, a0 a1x प्लस a2x की पावर x² प्लस a3x क्यूब, है ना, इस तरीके से चलता है an x की पावर n। ये तो क्या होता है बेटा व्यापक रूप होता है। अब अगर हम किसी बहुपद को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, घात के घटते क्रम में लिखते हैं। घात के कैसे लिखते हैं बेटा, घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे कि 3x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 6x और माइनस के 7। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर 3 घात वाला पद पहले लिखा है, फिर 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद और फिर क्या लिखा है, अचर पद। तो ये घात के घटते हुए क्रम में है, ठीक है। और दूसरा फिर आता है बेटा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब देखिए ज्यादातर हम लोग, हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो यूपी बोर्ड है, उसमें द्विघात बहुपद ही है बेटा जी, त्रिघात बहुपद नहीं है, है ना। तो द्विघात बहुपद क्या होता है व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर कंडीशन क्या होती है बच्चों की, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका आलेख कैसा होता है बेटा, इसका आलेख होता है परवलय, है ना। इसके ज्यादा से ज्यादा कितने शून्य हो सकते हैं, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 शून्य हो सकते हैं क्योंकि ये द्विघात बहुपद है।
ये दो बातें भी आप साथ के साथ ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते बेटा बहुपद के शून्यकों का योग। तो अगर मान लीजिए हमारे पास बहुपद क्या है, अगर हमारे पास बहुपद है ax² प्लस का bx प्लस का c, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों शून्यकों का योग क्या हो जाता है। मान लीजिए जैसे शून्यक हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा है, ये मान लो हमारे पास शून्यक है अल्फा और बीटा। तो बच्चों शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x का गुणांक क्या है यहाँ पर b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस x का गुणांक हो जाएगा b और बटे में क्या है x² का गुणांक। देखो x² का गुणांक कौन है बच्चों, a, तो यानी बटे में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का b बटा a होगा। ये हमारे पास आ गया एक फॉर्मूला, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो बहुपद के शून्यकों का गुणन। अब गुणनफल आ रहा है, तो बच्चों गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होगा, अचर पद। अचर पद क्या होता है बच्चों, अचर पद होता है हमारे पास c, यानी ये हो जाएगा c और बटे में क्या होगा x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कौन है, वो तो a है, यानी c बटे में a हो जाएगा। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया निकल करके। इन दोनों फॉर्मूलों पर बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला देखते हैं बहुपद ज्ञात करना। अगर आपसे कोई बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद है ना, किसके बराबर हो जाता है, k गुणा में x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, अर्थात इसे हम कैसे लिख सकते हैं, k गुणा में x² माइनस शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणन क्या होगा, अल्फा बीटा, ठीक है। इसको आप बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस का b बटा a होता है और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों में बच्चों ये a जो है वो सेम होता है, तो a को एक जैसा बना करके हम a, b और c का मान निकालकर और फिर व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हम a, b और c का मान रख सकते हैं, कहां से, जो हमें ये दोनों दिए जाएंगे, तो यहाँ से a को समान बनाएंगे, b और c और a तीनों का मान निकालेंगे और वहां पर उठा के रख देंगे। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आता है हमारा तीसरा चैप्टर जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर है बेटा, इसमें जरा ध्यान दीजिए कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। किसी भी रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। अब क्योंकि हमारा तो युग्म है तो बेटा दो समीकरण होंगी, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से क्या होता है बेटा, देखो व्यापक रूप में बदल करके आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने होते हैं। जैसे मान लो आपको दो समीकरण दे दी जाती हैं, 2x प्लस के 3y बराबर माइनस का 6 बराबर 0 और 4x प्लस के माइनस के 5y प्लस के 7 बराबर 0। तो यहां से आपको क्या करना रहेगा, तुलना करनी रहेगी इन दोनों से, है ना, इन दोनों से तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। अब ये मान निकालते क्यों है, तो बेटा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो तीन कंडीशन पर पूछा जाता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से बेटा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड में, और वो क्या है, हलों की संख्या का पता लगाना। तो हल की संख्या का पता कैसे लगाया जाता है, ये जो हम अनुपात निकालते हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2, है ना, और c1 बटे c2। तो अगर a1 बटा a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो क्या होगा, रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती हैं और फिर क्या होता है, केवल आपको एक हल मिलता है, यानी समीकरण का अद्वितीय हल मिलता है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। और यहां से हम क्या बोलते हैं कि समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, समीकरण युग्म जो होगा बेटा वो संगत होगा, क्योंकि आपको हल मिल रहा है। फिर दूसरा आता है कि अगर a1 बटा a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तीनों आपस में बराबर हो। एक बात तो ये होती है कि ये तीनों आपस में बराबर ना हो, भाई एक कंडीशन तो ये होती है कि तीनों आपस में बराबर ना हो, दूसरी कंडीशन ये होती है कि तीनों आपस में बराबर हो। तो अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तब क्या होगा बेटा, रेखाएं कैसी होती है, समपाती, और समपाती रेखाओं के लिए बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। आपको हल तो मिल रहे हैं ना, चाहे एक हल मिल रहा है, चाहे 50 हल मिल रहे हैं या अनगिनत हल मिल रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा आपका समीकरण युग्म फिर से कैसा हो जाएगा, संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। कैसा होगा बेटा, संगत समीकरण युग्म होगा, ठीक है। फिर आती है बेटा तीसरी कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 के है, लेकिन ये दोनों c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तब रेखाएं कैसी होती है बेटा, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसी होती है, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कुछ इस तरीके से, है ना। तो समांतर रेखाएं जब काटेंगी ही नहीं तो आपको कोई हल ही नहीं मिलेगा। और अगर बेटा आपको समीकरण का हल नहीं मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत समीकरण युग्म होगा, ठीक है। तो आपसे हलों की संख्या से भी पूछा जा सकता है कि हल की संख्या बताइए कितनी होगी, या आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, संपाती हैं या समांतर है, कैसी है रेखाएं, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि समीकरण युग्म जो है संगत है या असंगत है। तो बेटा कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होकर के जाएंगे। और आपको तैयार कौन करेगा, आपके अमित सर आपको तैयार करेंगे, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैंने ठाना है कि आपको बेटा 100 में से 100 नंबर लेकर के दिलवाने हैं और हर एक बच्चे को जो है पास करवाना है। जो बच्चा बिल्कुल एकदम उम्मीद खो चुके हैं ना, उन बच्चों को भी पास करवाना है, ये मैंने सोच रखा है। और जिन बच्चों के अच्छी तैयारी है उन बच्चों को 100 में से 100 नंबर दिलवाना मेरा काम है,
ठीक है, तो बस आप लोग बेटा जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते रहिए और बस फिर आप देखिए आपका पेपर कितना बढ़िया जाता है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बेटा मानक रूप की अगर बात करें तो ax² + bx + c = 0, इसे बेटा हम सामान्य रूप भी कहते हैं, व्यापक रूप भी कहते हैं, सारी एक ही चीज है ना। तो द्विघात समीकरण में ध्यान क्या रखना बेटा कि a जो है बेटा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं 3x² - का 2x + का 1 = 0, तो ये क्या है बेटा एक द्विघात समीकरण है। इसके बाद बेटा विविक्तकर की अगर बात करें, या जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, विवेचक भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसीलिए इसे हम d से दिखाते हैं। तो d बराबर क्या होता है बेटा, d बराबर होता है b² - का 4ac। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते बेटा। अब देखो द्विघात समीकरण का जो ये विविक्तर है ना, ये जो डी है बेटा, डी निकालने पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मूलों की प्रकृति बताने पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो बेटा हमें पता है कि ax² + bx + c ये हमारा जो है क्या है द्विघात समीकरण। इसका डी क्या होता है बच्चों, b² - के 4ac। अब इसके लिए बेटा तीन कंडीशन होती है कि अगर आपका जो डी है बेटा, मैं डी की बात कर रहा हूं, अगर बेटा डी जो है आपका अगर ये 0 से क्या है बच्चों बड़ा है तो आपके मूल कैसे होते हैं बेटा, वास्तविक और असमान होते हैं। ये तो हो गई बेटा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है बच्चों कि अगर डी जो है बच्चों अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो फिर आपके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। समान मतलब बराबर, और यह असमान का मतलब क्या है कि वो वास्तविक मूल तो होंगे पर अलग अलग होंगे, है ना, एक अलग होगा दूसरा अलग होगा। लेकिन बेटा समान का मतलब है कि दोनों मूल एक जैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। फिर इसके बाद आता है बेटा तीसरी कंडीशन, मैं वो भी बता देता आपको, जो क्या होता है d < 0, यानी अगर d 0 से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी मूल वास्तविक नहीं मिलेंगे, अर्थात आपके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। फिर तो हम बात ही नहीं करेंगे कि मूल क्या है क्या नहीं है, हम निकालेंगे भी नहीं सकते, है ना। तो प्यारे बच्चों ये है तीन कंडीशन, इन तीनों कंडीशन पर बच्चों क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बेटा जी, मूलों का योगफल और गुणनफल। तो हमें पता है कि जो हमारी द्विघात समीकरण है बेटा, द्विघात समीकरण हमारी क्या है, ax² + का bx + के c = 0, और कंडीशन ये होती है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बार बार बेटा मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। अब यहाँ पर अगर देखिए आपके दो शून्य मतलब दो मूल है, एक मूल है अल्फा और दूसरा मूल है बीटा, तो अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा ये दोनों किसके बराबर होंगे, तो प्यारे बच्चों ये दोनों किसके बराबर होते हैं, अल्फा + बीटा होता है - का b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों को ध्यान रखेंगे, एक अल्फा + बीटा और एक अल्फा × में बीटा, -b/a और c/a, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी पर आ जाते हैं। समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्रथम पद बताइए, सार्वंतर बताइए। जैसे ये आपको एक समांतर श्रेणी दे दी है, इसका कह रहे हैं कि बताइए इसका जो है प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो देखो बेटा जो सबसे पहला है ना, जो सबसे पहले नंबर पे है वही क्या है आपका प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं बच्चों, ए बोलते हैं। तो ए यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, ए यहाँ पर हो जाएगा बेटा 21, ए कितना हो जाएगा 21 जो सबसे पहले है। और सार्वंतर जो होता है बेटा डी, वो तो क्या होता है समान होता है, सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन वो निकाला कैसे जाता है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा के, या 84 में से क्या कर सकते हो 63 घटा सकते हो। तो अगर मैं 84 में से 63 घटाऊंगा तो बेटा कितना आएगा आपके पास, ये 21 आएगा। अगर मैं 42 में से 21 घटाता तो भी 21 ही आता है ना। तो ये एक चीज पूछी जा सकती है, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं an कहते हैं, वो क्या होता है a + का n - 1 × d। यानी कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पर n आता है तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों n - 1 आता है। यानी सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, हम सिंपल बोल सकते हैं कि अगर मान लो आपसे कहा जाता है a 20, तो 20 के लिए क्या आएगा बच्चों, 20 के लिए आ जाएगा a + 19 × d। एक कम आता है, देखो n है तो n - 1 आता है, यानी एक कम आता है। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा a 10, तो 10 के लिए क्या आएगा a + 9 × में d आएगा। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा a 8, तो a 8 का मतलब क्या होगा कि a + के 7 × में d होगा। यानी अगर यहाँ 8 आया तो यहाँ 7 आया, यहाँ 10 आया तो यहाँ 9 आएगा, 20 है तो 19 आएगा, क्योंकि n होता है तो n - 1 आता है इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब इसके लिए बच्चों दो फॉर्मूले हैं। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको बेटा पहला पद दिया हो, आपको सार्वंतर पता हो, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 2a + n - 1 × में d। और जब आपको बेटा जी पहला पद और अंतिम पद पता हो, यानी कि लास्ट टर्म, ये देखो यहाँ पर a क्या है बच्चों पहला पद है, और l क्या होता है बच्चों, l होता है आपका अंतिम पद, ठीक है। तो अगर आपको दोनों पता है, अगर आपको दोनों पता है तब आप ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको सिर्फ ये पता है ए और डी, लास्ट टर्म नहीं पता, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये दो सूत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं त्रिभुज की। बेटा त्रिभुज में से ना देखो कंसेप्ट पूछे जाते हैं। कंसेप्ट कैसे कि अगर बताइए समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो क्या हो सकता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बेटा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसा कि आप देख सकते हो तीनों भुजाएं बराबर है ना। तीनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी तीनों कोण बेटा 60-60 डिग्री के होते हैं, है ना। तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। समद्विबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु में बेटा कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसे ये दोनों बराबर है। जो दोनों भुजाएं बराबर होती है बेटा, उनके सामने वाले ही तो कोण बराबर होते हैं आपस में,
है, उनके सामने वाले ही तो कोण आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज में क्या होता है बेटा, एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें क्या लगती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। चलिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। और बच्चों थेल्स की प्रमेय पर बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में उसकी तीसरी भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं जो उसको अन्य दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है, बाकी की दोनों भुजाएं समान अनुपात में बट जाती हैं। यानी एडी का डीबी के साथ अनुपात, हम क्या बोल सकते हैं, एडी का डीबी के साथ जो अनुपात होता है वही क्या होता है, ए ई का ईसी के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि वही अनुपात ए ई का ईसी के साथ होगा। ये ध्यान कर लो बच्चों, इस पर क्वेश्चन जरूर 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 पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, संगतता की बात करते हैं बेटा। संगतता का मतलब क्या है, संगतता का मतलब होता है 7। अब जैसे यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों की P कितना है 60, यहां पर A कितना है 60, तो इसका मतलब P किसके संगत हुआ, P जो है वो A के संगत हुआ। फिर हमने देखा यहाँ पर Q क्या है 80, यहाँ पर B क्या है 80, तो इसका मतलब Q किसके संगत हुआ, Q जो है वो B के संगत हुआ। फिर यहाँ पे क्या देखा हमने, R कितना है 40, यहाँ पे C कितना है 40, तो इसका मतलब R किसके संगत हुआ, R जो है बेटा C के संगत हुआ, क्योंकि दोनों 40-40 डिग्री है। अब यहाँ पर कौन सा जो है बेटा नियम लगेगा, कौन सा नियम लगेगा बेटा, तो यहाँ पर नियम लगेगा कोण 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 समरूपता की कसौटी। कौन सा नियम लगेगा, कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या बोल देंगे कि दोनों जो त्रिभुज है वो आपस में समरूप है। यानी अगर मैंने त्रिभुज लिखा पी क्यू आर, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज। देखो बेटा मैंने पहले P लिखा है, P के लिए क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर Q लिखा है, Q के लिए क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। फिर R लिखा है तो R के लिए क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ये चीज होती है बेटा संगतता। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति में बेटा बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं कि बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। भुज तथा कोटि क्या होते हैं बेटा, तो देखो भुज किसे कहते हैं, भुज आपका यहाँ पर होता है x, और बेटा कोटि आपकी क्या होती है, कोटि आपके पास होती है बच्चों y, है ना। x वाले को भुज कहते हैं, y वाले को कोटि कहते हैं। पहले x लिखा होता है फिर y लिखा होता है किसी भी बिंदु के निर्देशांक में। कार्तीय तल और चतुर्थांश और मूल बिंदु क्या है बेटा, देखो हमारे पास ये x अक्ष है ना, ये हमारे पास y अक्ष है और ये हमारे पास क्या है x अक्ष है। तो बेटा x अक्ष और y अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं बच्चों वो बिंदु क्या कहलाता है, जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं बेटा वो मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये आपका हो जाता है बेटा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। फिर ये आपका हो जाता है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। फिर ये आपका हो जाता है यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश, और फिर ये आपका यहाँ पर हो जाता है बेटा चतुर्थ चतुर्थांश। इनके अगर चिन्हों की बात करें है ना, तो पहले वाले के क्या हो जाते हैं, देखो दोनों ही प्लस के होते हैं, पहले वाले में दोनों ही प्लस के होते हैं। दूसरे वाले की अगर बात करें तो माइनस का x होता है, यानी माइनस हो जाएगा, और y कैसा है प्लस का, तो ये हो जाएगा। तीसरे वाले की अगर बात करें तो नीचे की तरफ माइनस y होता है, यानी दोनों ही कैसे हो जाएंगे, माइनस माइनस। चौथे वाले की अगर बात करें तो x कैसा है बेटा प्लस का, y कैसा है देखो यहाँ पे माइनस का, क्योंकि पहले प्लस आता है फिर क्या आता है माइनस आता है, इसलिए ठीक है। तो ये कार्तीय तल और आपके चतुर्थांश हो गए, मूल बिंदु हो गया, सारे चिन्ह हो गए बिंदु की। इसके बाद बेटा जी बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अगर कोई दो बिंदु है x1 y1, एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1 y1, दूसरा एक बी बिंदु है मान लिया जिसके निर्देशांक है x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर उसका वर्गमूल लेंगे, है क्या। ध्यान ये रखना है बेटा जी कि दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है बेटा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो अगर आपका आंसर आपने देखा जैसे मान लो -3 है ना 4 से ये बिंदु आपको दिया गया और आपसे पूछा जाता है बताइए y अक्ष से दूरी क्या होगी, आपसे क्या पूछते हैं, y अक्ष से दूरी बताओ, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी। अब आप देखोगे यहाँ पे तो x निर्देशांक है -3, है ना। y अक्ष से दूरी क्या होगी, जो इसका x निर्देशांक होगा, और x निर्देशांक यहाँ पर क्या है -3 है। पर बेटा दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक। तो इसलिए दूरी कैसी आ जाएगी बेटा, दूरी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 3। दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक में ये हो गया x का और ये हो गया y का। तो बेटा x के लिए क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही बच्चों y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में पहले x और फिर y, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, देखो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। कोई दो बिंदु अगर आपको दिए गए हैं, एक ये और एक ये, इसके निर्देशांक मान लीजिए आपके पास क्या है x1 y1, ठीक है। दूसरे वाले के निर्देशांक क्या है x2 y2, है ना। बीच में कोई यहाँ पर बिंदु है P, तो इस P के बच्चों निर्देशांक हम मान लेते हैं xy। उसी P के निर्देशांक अगर वो मध्य बिंदु हो जाता है तो ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, और अगर वो अंतः विभाजन वाला बिंदु है तो फिर ये हो जाता है सूत्र,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद बात करते हैं संरेख। अगर कोई तीन बिंदु हैं, किन्हीं तीन बिंदुओं के संरेख होने का क्या प्रतिबंध होता है? तो वो तभी संरेख हो सकते हैं प्यारे बच्चों जब ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो, ए सी। जैसा कि ए बी सी तीन बिंदु है, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए कि ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी होना चाहिए। ये तीन बातें होती हैं प्यारे बच्चों, है ना। अगर तीनों में से कोई भी बात सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। चलिए इसके बाद आता है बेटा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आता है समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों ध्यान रखें कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण भुजा होती है, ठीक है। जिस कोण की बात चल रही है उस कोण से बेटा जी लगी हुई भुजा, जैसे यहां पर मान लो इस कोण की बात चल रही है, ये है आपका थीटा कोण, तो जिस कोण की बात चल रही होती है बेटा उस कोण से लगी हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार, और उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, मैं आपको ये बता दूं, ध्यान इस बात का रखना है प्यारे बच्चों की अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है बच्चों आधार का वर्ग और प्लस क्या होता है, लंब का वर्ग। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ये होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि यहाँ पर हमें लगानी पड़ती है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर इसी त्रिभुज में मैं बात करूं, लंब बटे कर्ण क्या हो जाता है, साइन है। इसके लिए बच्चों एक जो है आप याद रख सकते हैं, एल ए एल बटे में के ए। तो ये किसके किसके लिए होता है, जरा देख लीजिए बेटा, ये किसके किसके लिए होता है, एल बटा के, है ना, लाल बटे कक्का बोलते हैं इसको, लाल बटे कक्का। तो बेटा ये किसके लिए होता है, ये साइन के लिए होता है, ठीक है। फिर दूसरा वाला होता है बेटा आधार बटे कर्ण, ये किसके लिए होता है, कॉस के लिए होता है। फिर ये तीसरा वाला किसके लिए होता है, ये होता है बच्चों टैन के लिए, ठीक है। अगर इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं यानी कि कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाता है, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। फिर कोसेक देख लीजिए जी क्या हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया, ठीक है। कॉस क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, सेक क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और टेन क्या हो गया आपका, लंब बटे आधार। तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा, इसीलिए वो क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ पारस्परिक संबंध है, आपस में कुछ संबंध होते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। मैंने आपको बताया जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। मैंने आपको बताया जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो इन दोनों की गुणा किसके बराबर आ जाएगी, इन दोनों की गुणा एक के बराबर आएगी। अगर बेटा मैं यहां से सेक थीटा को इधर ले जाऊंगा तो कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगर मैं क्या करूंगा बेटा, इस कॉट थीटा को इधर ले जाऊंगा तो टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तब यहां पर देखिए टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर एक आ जाएगा। तो ये तीन फार्मूले ये हो गए। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला आता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। बेटा ये पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार भी बाई चांस ये दे दिया गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों कॉस थीटा के, ठीक है। और अगर आपको मैं बोलूं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा, ठीक है। फिर एक आता है बेटा आपके पास टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है आपके पास कॉट थीटा। और फिर एक और होता है बेटा कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है बेटा टेन थीटा के, है ना। ये फॉर्मूले हमें लगाने पड़ते हैं बच्चों, ठीक है। साइन 90 किस में बदलता है, कॉस में, कॉस किस में बदलता है, साइन में, टेन किस में बदलता है, कॉट में, और कॉट किस में बदलता है, टेन में, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमितीय सारणी जो है बेटा, सारणी को भी आप ध्यान कर लीजिए क्योंकि बेटा सारणी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री के लिए साइन थीटा का मान 0 होता है ना, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2, 90 के लिए कितना होता है, 1 होता है। कॉस थीटा में देख लीजिए 0 के लिए 10 होता है, 30 के लिए √3/2, मतलब इसमें क्या होता है बेटा, चेंज हो जाते हैं, है ना। ये 0 वाला यहाँ पहुंच जाता है, ये 1 वाला यहाँ पे पहुंच जाता है ना, ये 1 आएगा बेटा, इसको ठीक कर लेते हैं, ये 1 यहाँ पहुंच जाता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये √3/2 यहाँ पहुंच गया, ये 1/2 यहाँ पहुंच गया, और ये वाला तो दोनों बेटा क्या होते हैं, सेम होते हैं, 1/√2 1/√2, है ना। तो इस तरीके से होता है। और अगर हम क्या करें, और अगर हम यहाँ पर साइन वाले को बेटा कॉस वाले से भाग दे दें, अगर हम साइन वाले को बच्चों कॉस वाले से भाग दे देते हैं तो क्या होता है, हमें टेन वाले का मान मिल जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है बच्चों, ध्यान दीजिए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास तीन सर्वसमीकाएं हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाने पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो 1 में से माइनस होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे ही बेटा अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो वो उधर जाके प्लस का होगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक के बराबर। अगर मैं क्या करूं, है ना, 1 को मान लो कि मैं क्या करता हूं यहां से 1 को इधर ले आऊं और 10 को अगर उधर ले जाऊं तो क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे ही बेटा अगर मैं कॉट को उधर ले जाता हूं तो इस प्रकार से ये भी सर्वसमीकाएं बन जाती हैं।
इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की, यानी ऊंचाई और दूरी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, प्रेक्षक क्या है, वस्तु क्या है, दृष्टि रेखा क्या है। तो जो वस्तु देखता है, जो है ना, जो देखने का काम करता है, उसे हम दर्शक कहते हैं या उसे हम प्रेक्षक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी आंख से उस वस्तु को, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, हमारी आंख से उस वस्तु को देखने, जिसको हम देख रहे हैं, मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दृष्टि रेखा कहते हैं। हमारी आंख से उस वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा है क्या कहलाती है बेटा, दृष्टि रेखा, जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, जब हम किसी चीज को नीचे की तरफ झुका के देखते हैं तो बेटा जी अवनमन कोण बनता है, जब हम ऐसे गर्दन उठाकर देखते हैं तो बेटा जी उन्नयन कोण बनता है। और दूसरी बात क्या होती है बेटा जी कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं बेटा जी आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं। अब जब ये दोनों रेखाएं बेटा आपस में समांतर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि प्यारे बच्चों ये एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण तो आपस में बराबर होते हैं। एक होती है बेटा आधार रेखा, और मान लीजिए यहां से क्या किया जा रहा है, इस वस्तु को यहां देखा जा रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी दृष्टि रेखा। वस्तु और उस प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला चैप्टर आता है वृत्त। तो वृत्त में हम जानते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। अगर वृत्त के अंदर आपके पास कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, अंदर की तरफ एक बिंदु है P, तो इस बिंदु से अगर आप कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते है ना, तो 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी संख्या कितनी है, 0 है, इससे आप कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए कि अगर आपके पास वृत्त पर बेटा जी यहाँ पर कोई बिंदु है जिसे हम कह रहे हैं Q, तो इस पर आप क्या कर सकते हो, इस पर आप इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ठीक है। फिर एक बिंदु क्या है बेटा, अर्थात इस स्थिति में वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। अगर यही बिंदु बच्चों क्या हो जाए, वृत्त के बाहर हो जाए, मान लीजिए कि अगर यही बिंदु क्या हो जाए बच्चों, वृत्त के बाहर हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ये आपका वृत्त है और ये आपके पास यहाँ पर वो बिंदु है P। तो अगर यही बिंदु बच्चों वृत्त के बाहर हो जाए तब क्या होता है, तो वृत्त पर 2 और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जा सकती हैं, है ना। और ये जो हमें पता है कि बेटा जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो त्रिज्या पर क्या होती है बच्चों, लंब होती है। और एक चीज ये भी है बेटा जी कि ये जो दोनों हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं बाह्य बिंदु से, इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती है। स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बेटा मैंने आप लोगों को बात बता दी, यानी ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला जो कोण है बेटा जी ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रमेय की जो कथन है वो देख लेते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका विलोम भी सही बात है, ठीक है। अर्थात जीवा और केंद्र के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। ये बोलना चाह रहे हैं, ये देखो ये आपके पास वृत्त है, ये आपकी जीवा है। अब आपने क्या किया, केंद्र से जो है इस बिंदु पर लंब डाल दिया। आपने क्या किया, केंद्र से जो है इस बिंदु पर लंब डाल दिया, तो ये जो लंब डालते हो ये जीवा को क्या करता है बेटा, समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर बांट देता है। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। मतलब अगर एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, ये दोनों जीवाएं बराबर बराबर है, तो जितनी दूरी पर ये होगी उतनी ही दूरी पर ये होगी, दोनों बराबर दूरी पर होंगी, ठीक है। अर्धवृत्त में स्थित कोण कितना होता है, समकोण होता है। मान लो ये आपका क्या है, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त में यहाँ पर क्या बन रहा है, कोई कोण बन रहा है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं। जैसे एक कोण तो ये हो गया है ना, एक कोण मान लीजिए ये हो गया, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बेटा चक्रीय चतुर्भुज कौन होता है, जिसके चारों बिंदु जो कहां पर हो, वृत्त पर स्थित हो। जैसे कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, तो ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर आप इसको मिला दो यहाँ से बी, इसको भी मिला दो, है ना, तो क्या होगा बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 180 आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला चैप्टर आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें बेटा जी कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि वृत्त का व्यास क्या हो जाता है, 2 गुणा में त्रिज्या, यानी डी बराबर क्या हो जाता है बेटा, डी बराबर होता है 2r। डी बराबर क्या होता है बच्चों, 2r, त्रिज्या का दुगना, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, 2r होता है, दिख रहा है सभी को यहाँ पर, ये देखिए। उसके बाद क्या होता है बेटा, अगर त्रिज्या निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यास का आधा करना पड़ेगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। फिर वृत्त का परिमाप अथवा जिसे हम परिधि कहते हैं वो क्या होता है, 2πr। अगर बच्चों 2πr को आप देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2r गुणा में पाई, है ना। अब ये 2r क्या हो जाएगा, आपका व्यास हो जाएगा, यानी d गुणा क्या हो जाएगा, पाई, तो ये देखो लिखा हुआ है पाई d, ठीक है। फिर बच्चों जी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। चलिए इसके बाद अगला आता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, यानी πr²/2। अगर बेटा अर्धवृत्त का परिमाप आ जाए तो परिमाप पर ध्यान से देखना बेटा, क्या होगा परिमाप में बेटा, एक तो ये आएगी अर्धवृत्त की जो ये वाली परिधि होगी, ये वाली, और इसके अलावा बेटा परिमाप में ये जो व्यास है, ये व्यास भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा क्या होगा, देखो अर्धवृत्त की परिधि πr, क्योंकि पूरे वृत्त की 2πr होती है तो उसका तो आ गया πr, और वृत्त का व्यास क्या होता है बच्चों, 2r, ये दोनों जुड़ेंगे बेटा, तब जाके अर्धवृत्त का
परिमाप पता चलेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला आता है चाप एवं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र है 2 पाई आर थीटा गुणा 360। जैसे ये मान लीजिए आपका क्या है, वृत्त है ना, और यहाँ पर बच्चों ये इस तरीके से आपका क्या बन रहा है, चाप बन रहा है। ठीक है, तो चाप की मान लीजिए आपसे लंबाई पूछी जा रही है, ओ ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये कोण केड़ पर कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो इस चाप की जो ये लंबाई है, ये चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये चाप की लंबाई बच्चों निकलेगी यहाँ से 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अगर आपसे बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लघु त्रिज्यखंड OACBO का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। जो ये आपको बीच में त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए जब इस तरीके से त्रिभुज ये जो दिख रहा है आपको त्रिभुज AOB, इसका क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, किसमें से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको बेटा ये वृत्तखंड मिल जाएगा, ये वाला जो है। ठीक है, अब वो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है ना, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो समकोण होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। समकोण त्रिभुज का सूत्र क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ओके, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और अगर बच्चों समबाहु का पूछ ले, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपके पास √3/4, जो भी उसकी भुजा है बेटा, भुजा का क्या कर देते हैं, भुजा का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी जो आएगा वो लगा देंगे। ठीक है, ज्यादातर यही आता है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला चैप्टर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब यहां से बेटा जी इंपॉर्टेंट कौन कौन से फॉर्मूले, अगर घन की बात करें तो घन का आयतन होता है a की घात 3, यानी a यहाँ पर क्या है बेटा, घन की भुजा है, तो भुजा की घात 3 हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 6a² होता है। 6 फलक होते हैं इसलिए 6 से गुणा करते हैं। अगर बच्चों आपसे वक्र पृष्ठ पूछा जाता है, केवल वक्र पृष्ठ, तो उसमें क्या आएगा बेटा, ऊपर और नीचे वाला फलक नहीं आएंगे, यानी 2 फलक नहीं आएंगे, एक छत और एक फर्श, वो दोनों को नहीं लेंगे, बाकी चारों को ले लेंगे, इसीलिए 4a² होता है। ठीक है, घन का विकर्ण क्या होता है बेटा, √3 गुणा में भुजा होता है, या जिसे आप क्या बोल सकते हो, सिंपल √3a बोल सकते हो। ये क्या होता है बेटा, घन का विकर्ण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बेटा घनाभ। घनाभ में क्या होता है, देखो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, LBH, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा में LB + BH + HL। ठीक है, जहां पर L, B और H क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद आता है घनाभ का विकर्ण। विकर्ण के आयतन का फॉर्मूला क्या है, विकर्ण का जो है क्या होता है सूत्र बच्चों हमारे पास, विकर्ण का फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, विकर्ण का फॉर्मूला हमारे पास होता है √ के अंदर L² B² H²। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेलन के बारे में बात करते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन होता है πr² H। फिर क्या होता है बेटा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 πr गुणा r + h, है ना। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ में ये बीच वाला भी आ जाएगा और ये ऊपर नीचे वाले दोनों भी जुड़ जाएंगे। वक्र पृष्ठ में क्या होता है बेटा, वक्र पृष्ठ में केवल 2 πr H आता है। जब संपूर्ण पृष्ठ होता है तो उसमें क्या होता है बेटा, 2 πr, है ना, 2 πr H + 2 πr², दोनों जुड़ जाते हैं। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 2 πr कॉमन ले लिया, यहां से बच गया H और यहां से बच गया R। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों शंकु पे। तो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3, यानी 1/3 πr² H। उसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr ब्रैकेट में L + R। πr ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों, L + R होता है, πr ब्रैकेट में L + R, क्योंकि बेटा जी वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl। अब इसमें क्या हो जाता है बच्चों, इसमें जो है हम कह सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, इसमें बच्चों πrl होता है प्लस जो ये नीचे का वृत्त वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है, यानी πr² जुड़ जाता है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से देखो πr कॉमन आ गया, यहां से L बच गया और यहां से क्या बच जाएगा, बताओ, यहां से R बच जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद बेटा जी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, जिसे हम L कहते हैं। तो बेटा L बराबर क्या हो जाता है, √ के अंदर H² + R²। ठीक है, या इसे हम सिंपल ऐसे भी बोल देते हैं, L² = H² + R²। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते बेटा जी, अगला आता है गोला। तो बेटा अगर गोले की त्रिज्या R हो, गोले की त्रिज्या क्या हो बेटा, ये केंद्र है, ये क्या है, गोले की त्रिज्या R है। तो बच्चों फिर बताइए कि गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। और फिर गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध का बताइए बच्चों, गोलार्ध का, देखिए गोलार्ध का अगर हम यहाँ पर बात करें, हाँ, गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो आपके पास हो जाता है 4 πr²। गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है बच्चों, वो क्या होता है, 4 πr² होता है। ठीक है, और यहाँ पर गोलार्ध नहीं होगा, ये गोला होगा। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है बेटा, वही उसका क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ ही क्या होता है बेटा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। तो चाहे वक्र पृष्ठ का हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ का हो बेटा, दोनों क्या होता है, 4 πr² ही होता है। फिर आता है बेटा अर्धगोला।
तो अर्धगोला जिसे हम गोलार्ध कहते हैं बेटा, तो गोलार्ध का आयतन क्या हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 क्या होगा बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब, इसको ठीक कर लेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, यह घात 3 होती है जब आयतन निकालते हैं। और इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और बेटा संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी वक्र पृष्ठ तो जुड़ेगा ही जुड़ता है, और जो ये वाला होता है बेटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये भी जुड़ता है। जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 एल यानी लीटर। और दूसरा क्या होता है बेटा एक जो होता है आपके पास यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये थोड़ा सा वो है, इसको ठीक कर लेंगे। 1 लीटर 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं 1 लीटर बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चीज को देख लीजिएगा, है ना, ये इन दोनों को देख लेना, ठीक है ना। तो अगर आपको बेटा लीटर में चेंज करना है, मान लो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपको लीटर में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है बेटा आपका सांख्यिकी वाला चैप्टर। तो सांख्यिकी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, मतलब कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी से। तो देखिए बेटा छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे कौन से फॉर्मूले की वर्ग माप जिसे क्या बोलते हैं बेटा हम, जिसे हम बोलते हैं एच। तो वो कैसे निकाली जाती है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं। जैसे मान लो आपको क्या दिया हुआ है 30 से आपको बेटा 20 दिया हुआ है, तो 30 से अगर आपको 20 दिया हुआ है, इसके लिए अगर एच निकालोगे तो वो क्या आएगा 30 में से 20 घटा दोगे, 30 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा, सॉरी 20 से अगर 30 दिया होगा, अगर 20 से 30 दिया होगा बेटा आपको वर्ग, तो उच्च में से निम्न वाला घटा देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। फिर मान लो बेटा परिसर पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा देंगे तो परिसर पता चल जाएगा। फिर आता है मध्य बिंदु, जिसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, इसे बेटा हम एक्स आई भी कहते हैं। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं और फिर उसका आधा कर देते हैं। जैसे मान लो इसी का निकालना है, तो यानी 20 और 30 दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे और फिर इसका आधा कर देंगे। 20 30 कितना हो गया 50, 50 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अगला वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की बेटा हमारे पास 3 विधियां होती हैं वैसे तो। कौन कौन सी, एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है कल्पित माध्य विधि और एक होती है पग विचलन विधि। तो बेटा जी जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें क्या हो जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, कल्पित माध्य विधि में क्या होता है सिग्मा एफ आई ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ पर डी आई कैसे निकाला जाता है एक्स आई में से ए घटा करके। ठीक है, पग विचलन विधि में क्या होता है बेटा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। और यू आई कैसे निकाला जाता है बेटा, यू आई निकाला जाता है डी आई माइनस ए करके। ठीक है, डी आई माइनस ए करके। अब जरा ध्यान देना बच्चों, और डी आई कैसे निकाला जाता है, डी आई निकाला जाता है एक्स आई माइनस ए बटे एच करके। ठीक है ना, तो ये चीज है ना। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, बताइए सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ध्यान दे बेटा जी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है प्रत्यक्ष विधि, है ना। ज्यादातर हम लोग प्रत्यक्ष विधि ही लगाते हैं और इसी से ही हमारे आंसर आ जाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला आता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। बेटा बहुलक की बात हो रही है, बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुलक बराबर होता है एल प्लस का f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h होता है। और फिर क्या होता है बच्चों एल यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर क्या आता है बच्चों f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर क्या होता है f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। f2 क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। और h क्या होता है बहुलक वर्ग की वर्ग माप होती है बेटा, है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते बेटा, अब बात करते हैं माध्यिका की। तो माध्यिका के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो मैं माध्यिका के लिए भी बता देता हूं बच्चों, ध्यान दो। माध्यिका के लिए बेटा जी जब n क्या हो बच्चों विषम हो, n क्या हो बेटा विषम हो तो क्या लगाते हैं माध्यिका n प्लस 1/2 वा पद। और जब क्या हो बेटा माध्यिका क्या यहाँ पर हो, जब बेटा n आपका सम हो, तो सम होने पर क्या होता है n/2 वा पद प्लस n/2, है ना, n/2। इसको ठीक कर लेते हैं जरा, n/2 प्लस 1 वा पद। ठीक है, n/2 प्लस 1 वा पद क्या हो जाएगा यहाँ से n/2 प्लस 1 वा पद, और फिर उसका क्या करते हैं बटे में 2 कर देते हैं, ये फॉर्मूला लगता है। चलिए इसके बाद आता है बेटा वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने का सूत्र। तो माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है L प्लस का n/2 माइनस CF बटे F गुणा में H। अब यहाँ पर F क्या होता है बेटा, L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, CF क्या होता है बेटा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, ध्यान रहे बेटा पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता आती है, और F क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H क्या है बेटा वर्ग माप है। ठीक है, इसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य। इस पर बच्चों क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस पर क्वेश्चन आने से। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं लास्ट चैप्टर अपना प्रायिकता। तो प्रायिकता में कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे कि बेटा क्या है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है बेटा 1 होता है। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो उस पर चिता आने की प्रायिकता 1/2, उस पर पट आने की प्रायिकता 1/2। अगर दोनों को जोड़ोगे 1/2 और 1/2 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा, यही वो यहाँ पर कह रहे हैं। फिर निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बेटा, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, और एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बच्चों 0 होती है।
ठीक है। उसके बाद किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ते हैं तो बेटा कितना आता है, 1 आता है। या अगर आपको किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता निकालनी है तो आप क्या करोगे, तब आप 1 में से उस घटना के घटने वाली जो प्रायिकता है ना उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी ना घटने की प्रायिकता। फिर घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या यानी पीई है कि जो क्या होती है बेटा, पीई की जो रेंज होती है बेटा, रेंज क्या होती है कि जो प्रायिकता का मान है बेटा वो हमेशा 1 से छोटा या बराबर होगा और 0 से क्या होगा बेटा, बड़ा या बराबर होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ध्यान रहे किसी भी प्रायिकता का मान बेटा ऋणात्मक नहीं होगा, याद रखना किसी भी प्रायिकता का मान बेटा ऋणात्मक नहीं होगा। और अगर जैसे आपको दे दिया जाए 4/3, तो क्या किसी घटना की प्रायिकता 4/3 हो सकती है? नहीं सर, 4/3 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। किसी भी प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, वही बात जो मैंने बताई। किसी भी प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, जो मैंने बताया। किसी भी घटना की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, जब कोई प्रयोग किया जाता है तो कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो हमारी घटना के अनुकूल यानी हमारे फेवर में होते हैं, और कुल परिणाम क्या होते हैं कि उसको करने पर, उस प्रयोग को करने पर सभी संभव परिणामों को कुल परिणाम कहा जाता है। तो ये थे बेटा सारे के सारे फॉर्मूले। इसके बाद आता है बेटा ताश की गड्डी। ताश की गड्डी की जानकारी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देना बेटा। टोटल ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब 52 में से बेटा जी आपको मैं बता दूं कितने कितने पत्ते कैसे कैसे बटे होते हैं। तो बेटा 26 पत्ते तो क्या होते हैं, लाल होते हैं, और 26 पत्ते कैसे होते हैं बेटा, 26 पत्ते होते हैं काले। अब इनमें 26 लाल में क्या होता है बेटा, 26 लाल पत्तों में 13 ईंट के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, और 13 कैसे होते हैं बेटा, 13 पान के पत्ते होते हैं, ठीक है। 26 काले में क्या क्या होता है, 13 पत्ते जो होते हैं बच्चों वो किसके होते हैं, 13 हुकुम के पत्ते होते हैं, और 13 किसके होते हैं, 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं, ठीक है, चिड़ी के पत्ते। इसके बाद प्यारे बच्चों अगली जो बात आती है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि ये पत्ते डिवाइड कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे किया जाता है इन पत्तों को। तो देखिए ये जो टोटल 13 पत्ते हैं ना, इन 13 पत्तों में क्या होता है, 2 से लेकर के बच्चों 10 तक, 2 से लेकर 10 तक कुल कितने पत्ते होते हैं, कुल बच्चों 9 पत्ते होते हैं। 2 से लेकर 10 तक कुल कितने पत्ते होते हैं, 9 पत्ते, जो संख्याओं वाले होते हैं। फिर इसके बाद आता है बच्चों यहाँ पर आपके पास फेस कार्ड। इसके बाद क्या आता है बेटा आपके पास यहाँ पर फेस कार्ड आते हैं। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं बच्चों आपके पास यहाँ पर 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, एक होता है बच्चों आपके पास यहाँ पर बादशाह, एक होती है उसकी बेगम, और जब एक बादशाह एक बेगम है तो उसकी एक क्या होगा बेटा, गुलाम भी होगा। तो 3 हो गए यहाँ पर क्या, फेस कार्ड, ठीक है। और एक होता है इसी में आपका इक्का, एक इक्का होगा। तो देखो 9 ये हो गए, 3 ये हो गए, 9 3 12 और 1 13, तो 13 पत्ते इस तरीके से होते हैं, और हर सेट में ऐसे ही 13 पत्ते होते हैं। तो ये थी प्यारे बच्चों पूरी की पूरी जानकारी ताश की गड्डी की। अब प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला अब आपका बचा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से तैयार करिए, अभी आपके पास टाइम भी है। जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, जितनी भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, सब में खूब अच्छे से तैयारी करना, सब में खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा। और याद रखना तुम्हें 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं, तुम्हारे अमित सर तुम्हारे साथ है। हेलो बच्चों, क्लास 10th के बाद क्लास 11th में भी हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करके फॉर्म में पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब दें।